हेलो एवरीवन। हमने इंडियन पिनल कोड में कुछ हिस्ट्री का देखा, थ्योरीज देखी, कुछ जजमेंट्स देखी। हमने एक बेसिक को क्लियर किया कि आईपीसी में एक जो बेस है वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमने लास्ट टाइम स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ के साथ साथ बाकी अदर टर्म्स भी देखी। प्लस लास्ट में हमने देखा था कि देयर आर टू कॉज होते हैं हमारे पास। एक होता है ओरिजिनल कॉज और एक होता है इंटरवीन कॉज। तो ये दो कॉजेज होते हैं जो कि हम देखते हैं कि एक एक्ट में आता है। जैसे मैं एक बार आपको एग्जांपल दे देता हूँ, वो दो कॉज कौन से होते हैं। मैंने एक इंसान को शूट किया, वो इंसान मर गया, ये हमारा ओरिजिनल कॉज था। एक मैंने आपको केस, एक जजमेंट बताई थी आर वर्सेस वाइट की। उसमें क्या था, बेटा अपनी मदर को पॉइजन देना चाहता था, वो पॉइजन देता था बिल्कुल लिटिल अमाउंट में, जिससे इंसान नहीं मर सकता था। तो उससे इंसान हौली हौली मर सकता है, मतलब कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो थोड़ा थोड़ा पॉइजन दे के इंसान को जैसे मारते हैं। तो अभी उसने लिटिल बिट पॉइजन दिया था जिससे इंसान नहीं मर सकता था, पर उसके बीच में मदर को क्या हुआ, मदर को हार्ट अटैक आ गया। जो उसके मदर थे वो हार्ट अटैक की वजह से मरे, ना कि पॉइजन की वजह से। तो इसमें इंटरवीन कॉज आ गया हार्ट अटैक। कहते जो हार्ट अटैक था, कहते वो एक इंटरवीन कॉज है। कहते उस चीज को अगर हम देखें, उस चीज को अगर हम कंक्लूड करें कि क्या जो बेटा था जो पॉइजन देता था, क्या उसको हम मर्डर के लिए लायबल करेंगे, तो इसका आंसर होगा नहीं, हम उसको मर्डर के लिए लायबल नहीं करेंगे। तो ये चीज याद रखना। तो हमें समझ आ गया कि क्या होता है इंटरवीन कॉज और क्या होता है आपका ओरिजिनल कॉज। तो अब हम आगे फर्दर देखते हैं। फर्दर क्या देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स ओरिजिनल कॉज और इंटरवीन कॉज की याद रखना। ये एग्जांपल्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट पेपर में आती हैं, पक्का आएंगी। ठीक है, प्री में भी आ सकती हैं या फिर मेंस में भी आपको लिखनी पड़ सकती हैं, या उसके ऊपर लिखा आ सकता है कि कमेंट। एग्जाम्पल दे देंगे, आगे लिख देंगे कमेंट। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये एग्जाम्पल का आंसर ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो हम देखते हैं, ए ने शूट किया बी को, ए ने शूट किया बी को चेस्ट पे, और बी मरने वाला होता है, उसको एम्बुलेंस लेने आती है और एम्बुलेंस का बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है और वो इंसान मर भी जाता है। तो इसमें ए किस चीज के लिए लायबल होगा। देखो इसमें दो कॉज हैं। मैंने शूट किया सपोज करो ए बी सी डी किसी भी इंसान को। ओरिजिनल कॉज क्या था, मैंने शूट किया, मेरे शूट करने से वो मरने वाला था, ही इज अबाउट टू डाई। पर क्या हुआ, जब उसको एम्बुलेंस लेने आई, एम्बुलेंस का एक्सीडेंट होता है और वो मर ही जाता है। तो इसमें आता है कि दो कॉज आ रहे हैं, एक ओरिजिनल कॉज आ रहा है, एक इंटरवीन कॉज आ रहा है। तो इस केस में क्या देखा जाएगा कि मैं मर्डर के लिए लायबल हूं, क्योंकि मरा तो एक्सीडेंट की वजह से भी है। तो टेक्निकली देखा जाए अबाउट टू डाई, अगर एक्सीडेंट ना भी होता तब भी मर जाता, तो मैं मर्डर के लिए लायबल हो जाऊंगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, ए शूट बी, ए ने शूट किया बी को, उसकी इंटेंशन थी बी को किल करने की। ठीक है, बी को इंजरी होती है कहां पर, आर्म में, यहां पर होती है, बाजू में उसको इंजरी होती है, आर्म में इंजरी होती है। तो उसका ऑब्वियस है, जब किसी को गोली लगती है तो वो एम्बुलेंस बुलाएगा, एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस उसको लेके जाती है, और एम्बुलेंस का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और बी उस एक्सीडेंट की वजह से मर जाता है। तो बताओ इस केस में ए किस चीज के लिए लायबल होगा, मर्डर के लिए लायबल होगा या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होगा। इंटेंशन थी मारने की, पर उसने गोली चलाई, इधर चलाई, गोली चला के भाग जाता है, उसी टाइम एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस उठा के लेके जाती है, एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन राइज होता है, क्या बी किस चीज के लिए, ए किस चीज के लिए लायबल होगा, मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर। इस केस में ए लायबल होगा 307, अटेम्प्ट टू मर्डर। अगला क्वेश्चन, ए शूट बी एंड रिमेन इन हॉस्पिटल, मतलब ए बी को शूट करता है, वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। अब इसमें हम एक्सीडेंट नहीं देख रहे, हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, पर उसका वुंड जो होता है वो
इतना सेप्टिक हो जाता है कि वो इंसान मर जाता है। गोली चलाई पर वुंड सेप्टिक होने की वजह से वो मर जाता है। अब इस केस में बताओ क्या होगा, ये लाइबल होगा मर्डर के लिए या नहीं होगा? ए लाइबल होगा मर्डर के लिए। ए लाइबल होगा किस चीज के लिए? मर्डर के लिए। ये चीज याद रखना, उसकी गोली चलाने की वजह से ही वो वुंड सेप्टिक हुआ, वो वुंड सेप्टिक होने की वजह से ही मरा, तो इसलिए ए लाइबल हो जाएगा मर्डर के लिए। देखो हर एक क्वेश्चन में एक एक्चुअल एक इंटरवीन दोनों आ रहे हैं, तो हमने कैसे देखना है कि वो इंसान मर्डर के लिए लाइबल होगा या नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, ए ने हिट किया बी को और बी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहां पर डॉक्टर अच्छा नहीं होता है, ठीक है, डॉक्टर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कर पाता, ठीक है, वहां पर मेडिकेशंस नहीं होती और ए ने गोली मारी होती है बी को और बी मर जाता है। तो अब इसमें क्वेश्चन राइज होता है कि बी तो मरा है सिर्फ डॉक्टर की वजह से ही, ए की वजह से नहीं मरा। अगर डॉक्टर अच्छा होता तो बी बच सकता था, पर बी मर गया। तो अब इसमें राइज होता है कि ए की लायबिलिटी क्या है, मर्डर की है या अटेम्प्ट टू मर्डर की है। तो इसमें अगर हम देखें, हमें एक सेक्शन की तरफ चलना पड़ेगा। याद रखना ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि मैंने तो बड़े इजीली वे से बता दिया आपको। क्वेश्चन जब आता है इसमें इतना ज़्यादा लैंग्वेज को हेर फेर करके लिखा जाता है, तो आप सोच भी नहीं सकते। तो आप अपना सेक्शन 299 ओपन करें। सेक्शन 299 की एक्सप्लेनेशन 2 देखें। सेक्शन 299 की एक्सप्लेनेशन 2 को खोलें। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है? वेयर द डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, डेथ कॉज ही बॉडीली इंजरी की वजह से, द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजरी, ए ने कॉज किया बॉडीली इंजरी को, शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज द डेथ। कहते हम ऐसे ही मानेंगे कि उसने डेथ कॉज की है, उससे डेथ कॉज हुई है, ऑल्दो बाय रिजोर्टिंग टू प्रॉपर रेमेडीज, रिजोर्टिंग अ प्रॉपर रेमेडीज। कहते चाहे प्रॉपर रेमेडीज मिली चाहे नहीं मिली, पढ़ते हैं पूरा। ऑल्दो बाय रिजोर्टिंग टू प्रॉपर रेमेडीज एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट द डेथ माइट हैव बीन प्रिवेंटेड। क्या कह रहा है? कहते चाहे उस प्रॉपर ट्रीटमेंट से वो बंदा बच जाता। मैंने बताया था ना कि वो बंदा बच सकता था। बंदा कैसे बच सकता था? डॉक्टर अच्छा नहीं था, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट नहीं दिया, डॉक्टर उधर उसमें डिस्पेंसरी से सामान इकट्ठा नहीं कर पाया, डिस्पेंसरी में सामान नहीं था, मेडिकेशन नहीं थी, तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, ऑब्वियस बंदा तो मरेगा ही। पर फिर भी अगर आप देखते हो, चाहे डॉक्टर का इसमें कुछ भी लेना देना था, मैटर नहीं करेगा, पर ए तो लाइबल हो जाएगा किस चीज के लिए? मर्डर के लिए। तो ये एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअल कॉज भी आया, इसमें इंटरवीनिंग कॉज भी आया, इसमें 2 कॉज आए। तो 2 कॉज की अगर मैं बात करूं तो हमने चेक करना है कि जो 2 कॉज हैं वो हम कैसे देखें, कैसे चेक करें कि इंसान को लाइबल कैसे करें। तो ऐसे ही हमारा कॉजा कॉजिन एक मैक्सिम है। कॉजा कॉजिन हमारी क्या है? मैक्सिम है। लिखें, CAUSA। कॉजा कॉजिन का मतलब क्या होता है? मेजर कॉज। कॉजा कॉजिन का मतलब क्या होता है? मेजर कॉज। और माइनर कॉज को हम क्या बोलते हैं? कॉजा साइनक्यूनॉन। कॉजा साइनक्यूनॉन। कॉजा कॉजिन का मतलब है मेजर कॉज। कहते जहां पर मेजर कॉज जो होगा हम उसके अकॉर्डिंग इंसान को पनिशमेंट देंगे।
जैसे पॉइजन वाले केस में मेजर कॉज क्या था, हार्ट अटैक था, तो हमने उसके बेटे को मर्डर के लिए लायबल नहीं किया क्योंकि हार्ट अटैक ही मेजर कॉज था। अगर हार्ट अटैक ना आता उनके मदर बच जाते। ठीक है, जहर की वजह से किसी को हार्ट अटैक नहीं होता। अब क्वेश्चन राइज होता है एक्सेप्शन 2 का। कहते इंसान पहुंचा रेमेडी तक, रेमेडी के बाद वो बच सकता था, उन रेमेडी से वो इंसान बच सकता था, उस ट्रीटमेंट से वो इंसान बच सकता था, पर वो नहीं बचा। टेक्निकली देखा जाए मेजर कोर्स क्या था कि डॉक्टर की गलती, पर हमारा सेक्शन 299 एक्सप्लेनेशन 2 हमें साफ साफ क्लियर कट बता रही है कि नहीं, ट्रीटमेंट मिला नहीं मिला वो नहीं देखेंगे, पर वो इंसान किसके लिए लायबल हो जाएगा, मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। समझ आया? आई होप सभी को समझ आ गया हो कि हम क्या करना चाहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी। तो जब हम सेक्शन 299 पढ़ेंगे इसको हम फर्दर और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट मैंने आपको एक डाउट्स क्लियर करने के लिए बताया है कि हमारे पास आईपीसी में 2 कोज हो सकते हैं, एक मेजर और एक माइनर। उसके बाद 2 कोज फर्दर हो सकते हैं, ओरिजिनल और इंटरवीन। ओरिजिनल और इंटरवीन है, अगर मेजर कोज है तो हम मेजर कोज के लिए उस इंसान को लायबल करेंगे। फर्दर इसकी एक्सेप्शन है, मतलब कि सेक्शन 299 में एक्सप्लेनेशन 2 अगर आप पढ़ोगे तो वो साफ साफ बता रहा है कि हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे। तो हमें इतना समझ आ गया। तो हम फर्दर देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डिनरी हैजर्ड। जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डिनरी हैजर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, कोई भी हैजर्ड ऐसा आया हो जैसे कि काफ़ी लोग मर रहे हैं, इन्फेक्शन हो रही है, इन्फेक्शन फैल रही है, जैसे कोविड, जैसे मोंकी फ्लू, जैसे कि स्वाइन फ्लू। मैंने इंसान को शूट किया, उसकी बाजू लगी, गोली लगी बाजू में। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, हॉस्पिटल में जब एडमिट हुआ तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रखी थी कोविड के कारण। उसको कोविड हुआ, उसको कोविड हुआ और कोविड की वजह से वो मर गया। किसकी वजह से मर गया? कोविड की वजह से। तो कहते उस केस में, तो कहते उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका होगा कि वो इंसान सिर्फ उसी एक्ट के लिए लायबल होगा जो एक्ट उसने किया है। कहते क्योंकि ऑर्डिनरी हैजर्ड पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में या पूरी उस स्टेट में या पूरी उस लोकेलिटी में फैल रखा है। कहते उस लोकेलिटी में ही पूरा फैल रखा है। कहते हॉस्पिटल से ही उस चीज़ को डिजीज़ हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाती है या वायरल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो कहते हम रोक नहीं सकते इस चीज़ को क्योंकि ऑर्डिनरी है, ये जनरल है, सभी को हो रहा था और सभी लोग मर रहे थे। इस केस में वो इंसान फिर हम अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल करेंगे, ना कि मर्डर के लिए। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डिनरी हैजर्ड एक हमारा अलग चीज़ है। तो इस चीज़ को अलग तरीके से रखना, ठीक है, इस चीज़ को अलग तरीके से इसका आंसर देना। अगर कोई आपको क्वेश्चन आता है कि काफ़ी बड़ा डिजीज़ फैल रखे थे, काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ फैल रखा था पूरी स्टेट में या पूरे इंडिया में, कंट्री में, तो वो इंसान को गोली मारते हैं पर गोली लग जाती है, पर गोली से उसकी मौत ना होती, पर उसकी मौत हुई किसकी वजह से? उस डिज़ीज़ की वजह से। कहते वो डिज़ीज़ ही ऐसा था जो पूरे लोकेलिटी में, पूरी पब्लिक में फैल रखा था। तो कहते उस चीज़ में हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए वो इंसान लायबल हो जाएगा। किस चीज़ के लिए? सिर्फ अटेम्प्ट के लिए, माइनर कोज के लिए लायबल होगा जो उसने माइनर एक्ट किया, ना कि मेजर के लिए। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डिनरी हैजर्ड का। अब हम देखते हैं एक्टस रिया मेंस रिया का, थोड़ा सा हम करते हैं। वैसे मैं एक्टस रिया मेंस रिया आपको काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ। हमने एक मैगजीन देखी थी, एक्टस नोन फेसिया ट्रीम निसीमेन सेट्रिया। हमने एक मैगजीन देखी थी, एक्टस नोन फेसिया ट्रीम निसीमेन सेट्रिया। हम देखेंगे फर्दर। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेंस रिया होती है, मेंस रिया में आपकी इंटेंशन पुनिशेबल नहीं है, सिर्फ इंटेंशन। पर अगर आप प्रेपरेशन भी कर लेते हो वो भी ऑफेंस नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ये चीज़ याद रखना। ये मत कहना कि सर आपने बताया था कि प्रेपरेशन तो होता ही नहीं है, लाइबल ही नहीं होता, पर इस केस में तो प्रेपरेशन में भी इंसान लाइबल हो रहा है। एक्सेप्शन होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप पहले डाकू होते थे ना, डकैत आते थे,
ऑफेंस है हमारे पास डकैती का। तो डकैती एक ऐसा ऑफेंस है जिसकी प्रेपरेशन भी क्या है, उस प्रेपरेशन के लिए भी इंसान लाइबल है। अटेम्प्ट, आपने अटेम्प्ट किया, वहां से आपका एक्ट शुरू हो जाएगा, वहां से आपका एक्ट सरिया शुरू हो जाएगा, तब से आप क्या होना शुरू हो जाओगे, लाइबल होना शुरू हो जाओगे। ये चीज याद रखना। तो उसके बाद हमारे पास एक जजमेंट है, आर वर्सेस एंडी की जजमेंट है। मतलब ये काफ़ी पुरानी जजमेंट है, 1837 की जजमेंट है। इस जजमेंट में क्या बोला गया है, नो मैन इज गिल्टी अंटिल गिल्टी माइंड। ये हम बेसिक टर्म देखते आ रहे हैं और ये बेसिक टर्म सभी को पता ही है, नो मैन इज गिल्टी अंटिल द गिल्टी माइंड। ठीक है, जब तक इंसान का माइंड गिल्टी नहीं होगा तब तक इंसान लायबल नहीं होगा। तो अगर मैं देखूं इसको, मैं दो वर्ड से, दो मैगजीन से बताना चाहूँगा इंटेंशन को, मेंस रिया को। दो मैगजीन कौन सी हैं? मैलाइन प्रोहिबिटो दूसरी है, मैलाइन से। अब मैलाइन से का मतलब क्या होता है? मैलाइन से का मतलब होता है कि हम, आपने जो एक्ट किया हम उसमें आपको माफ नहीं कर सकते, हम उसमें आपको माफ नहीं कर सकते। मैला इन प्रोहिबिटो का मतलब क्या होता है? मैला इन प्रोहिबिटो का मतलब होता है लॉ में गलती है, मतलब कि आपने लॉ को तोड़ा पर हम आपको फिर भी माफ कर सकते हैं। मतलब मैला इन से में लॉ को आपने तोड़ा, हम बिल्कुल ही नहीं माफ कर सकते। देखो बताऊंगा कि लॉ को तोड़ा या नहीं तोड़ा, अभी इस चीज को इंटरमिंगल नहीं करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। मैला इन प्रोहिबिटो, मैला इन से। अभी हम इग्नोरेंस ऑफ लॉ की टर्म लेके चलते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ था, पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ में जो मिस्टेक था वो फैक्ट का था। चाहे दूसरे वाले केस में भी सपोज करो इग्नोरेंस ऑफ लॉ था, फैक्ट का था, पर यहां पर इंटेंशन का मैटर आ जाएगा। जैसे कि किडनैपिंग की बात करूं, किडनैपिंग में आपकी इंटेंशन मैटर नहीं करती, किडनैपिंग में आपकी इंटेंशन मैटर नहीं करती। सपोज करो मैं एक छोटे से बच्चे को गोदी में उठा के ले जाता हूँ प्यार करने के लिए, मैं उस बच्चे को ना जानता, ना उसके गार्डियन को जानता, ना उसके पेरेंट्स को जानता, मैं ना उसके किसी फैमिली मेम्बर को जानता, मैं उसको उठा के ले जाता हूँ, मैं कहा चल 1-2 दिन के बाद वापस कर दूंगा, प्यार ही करना, मेरी इंटेंशन तो देखा जाए प्यार करने लेके जा रहा था, ना मैंने फिरौती मांगनी थी, ना मैंने एक्सटॉर्ट करना था, मैंने कुछ भी नहीं करना था। तो कहते इंटेंशन मैटर नहीं करती, कोई भी इंटेंशन है, बच्चे को उठाया बात खत्म, विदाउट कंसेंट ऑफ द गार्डियन या पेरेंट्स, या मतलब देखेंगे जब किडनैपिंग करेंगे, क्योंकि 2 तरह की हम किडनैपिंग देखते हैं, तो किडनैपिंग के लिए आप क्या हो जाओगे, लायबल हो जाओगे। तो इसके लिए मैं 2 केस आपको बताना चाहूँगा, मैला इन से या मैला इन प्रोहिबिटो को। मैला इन प्रोहिबिटो, मैला इन प्रोहिबिटो की बात करूँ, मैला इन प्रोहिबिटो में हम एक केस देखते हैं, क्वीन वर्सेस टॉल्सन। मैला इन से में हम देखते हैं आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस प्रिंस की बात करूंगा पहले। आर वर्सेस प्रिंस में क्या हुआ था? आर वर्सेस प्रिंस में हुआ था कि एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। एक जनरल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो एक लड़की थी, तो उसकी एज थी 15 साल। अभी मैं जस्ट इसके लिए बता रहा हूँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, क्योंकि हमारे इंडिया में किडनैपिंग, अगर एक लड़की है जो 16 साल से नीचे है, उसको अगर आप लेके जाते हो, ठीक है, विदाउट कंसेंट ऑफ द गार्डियंस, तो किडनैपिंग के लिए आप लायबल हो जाओगे। मैटर नहीं करता कि उसकी बच्ची की कंसेंट थी या नहीं थी, पर पेरेंट्स की कंसेंट होनी चाहिए।
तो इस केस में लड़की बताती है कि मैं लड़के को कि मैं हाँ जी आपके साथ शादी करवाना चाहती हूँ, मुझे ले चलो, हम भागते हैं। सपोज करो लड़की ने बोला कि मैं 20 साल की हूँ, लड़के ने भी मान लिया। चलो एक 15 साल की लड़की हो, 20 साल की लगना मुश्किल है थोड़ा, पर फिर भी हम मान के चल रहे हैं। लड़के ने कहा ठीक है, तू 20 साल की है तो अब तो मेजर है, शादी कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसके फादर लड़की के उस लड़के के ऊपर किडनैपिंग का केस फाइल कर देते हैं। वो लड़का डिफेंस उठाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, कहता है कि मुझे उसकी एज नहीं पता था, तो इसलिए मुझे डिफेंस दिया जाए। लॉ ने बोल दिया ये मैलाइन से क्या अंडर आता है, लॉ आपको माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि इसमें इंटेंशन मैटर ही नहीं करती। कहते वो तो बच्ची है, कुछ भी बोलेगी, कुछ भी बताएगी अपनी एज, वो 30 साल बता दे, 40 बता दे, वो तो आपके ऊपर है, हेडेक है ना, आपको देखना है कि उसकी एज क्या है। तो इस केस में डिफेंस नहीं दिया था। अब ऐसे ही हमारे पास केस है एक क्वीन वर्सेस टोल्सन का। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हम इसको बड़ा विस्तार से करेंगे, बड़े डीप में जाके पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं आपको इंटेंशन के लिए बता रहा हूँ। मैलाइन प्रोहिबिटो का मतलब क्वीन वर्सेस टोल्सन का केस हम देख रहे हैं। इस केस में क्या हुआ था, एक लड़की थी, उसके हस्बैंड नेवी ऑफिसर थे। उस नेवी ऑफिसर की शिप जो होती है वो ड्राउन कर जाती है, डूब जाती है। तो हमारे इंडिया में एक चीज़ है, एक लॉ है कि एक इंसान को अगर 7 साल से ना ही आप देखते, ना सुनते, ना उससे बात करते, मतलब कि नॉट हर्ड फ्रॉम लास्ट 7 ईयर, तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है वो इंसान मर चुका है। तो हम शादी 2 तरीके से कर सकते हैं। दूसरी शादी या तो डाइवोर्स के बाद, हमारा डिवोर्स हो गया है तब दूसरी शादी कर सकते हो, वो लीगल मानी जाएगी। या फिर इंसान मर चुका है, आप दूसरी शादी तब कर सकते हो, तो वो शादी वैलिड मानी जाएगी। अगर उसके जीते जी वो इंसान जिंदा था, आप तब शादी कर लेते हो और आपको पता है वो इंसान जिंदा है, तो आप बाइगैमी के ऑफेंस के लिए लायबल हो जाओगे, सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। तो ये चीज़ याद रखना। तो अब हमारा क्वेश्चन यही राइज होता है, इस केस में हस्बैंड का पूछा जाता है कि उस लड़की के द्वारा मेरे हस्बैंड कब आएंगे, तो आर्मी ऑफिशियल्स बताते हैं कि वो तो मर चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, अब वो ज़िंदा नहीं है, वो मर चुके हैं। तो इस केस में यही क्वेश्चन राइज होता है कि क्या वो मरे हैं या नहीं मरे। तो 6 महीने साल होते हैं, वो बेचारी पूछती रहती है कि हाँ मेरे हस्बैंड ठीक हैं, जिंदा हैं या नहीं। वो साफ साफ बता देते हैं कि मर चुके हैं, हमें डेड बॉडी तो नहीं मिली पर हमें लगता है कि वो मर चुके हैं। तो 6.5 साल के बाद वो लड़की दूसरी शादी करवाती है। जब वो दूसरी शादी करवाती है, उसका पहला हस्बैंड लौट के आ जाता है, बिल्कुल फिल्मी मूवीज़ की तरह है ये केस। तो जब वो लौट के आता है तो वो कहता है कि ये क्या कर लिया तुमने। तो लड़की कहती है कि आप, मुझे लगा कि आप मर चुके हो, तो अब मैंने तो दूसरी शादी कर ली है। तो लड़का क्या करता है, उसके ऊपर केस फाइल कर देता है बाइगैमी का। बाइगैमी का केस फाइल करता है, लड़की डिफेंस उठाती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। तो इस केस में लड़की को डिफेंस दे दिया जाता है, तो लड़की को इस केस में डिफेंस मिल जाता है और लड़की लायबल नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर आप देखते हो तो ये हमारा किस में आता है, मैला इन प्रोहिबिटो में फॉल कर जाता है। किस में फॉल कर जाता है, मैला इन प्रोहिबिटो में फॉल कर जाता है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आया होगा कि हमने अभी तक क्या किया, अभी तक हमने क्या किया। आई होप अभी तक आपको सभी को समझ आ गया होगा। हाँ जी, तो ये था हमारा आर वर्सेस प्रिंस प्लस क्वीन वर्सेस टोल्सन। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास जब इंटेंशन नहीं होती, ये चीज़ याद रखना, ये ना काफ़ी कम लोग नहीं समझ पाते, काफ़ी कम लोगों को नहीं पढ़ाया जाता। अगर आप कमेंट्री पढ़ते हो, अगर आप बेसिक बुक भी जीडी गौर या फिर मिश्रा को भी देखते हो, कहीं ना कहीं उन्होंने पासिंग रेफरेंस इसके बारे में दे रखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो। क्योंकि हम यूनिवर्सिटी टाइम में बुक्स को सिर्फ एक बेरेक का याद रट्टा मार लेते हैं, उसके इंग्रेडिएंट को रट्टा मारते हैं और बस 4 केस कर लेते हैं, पेपर दे आते हैं और उससे हमारे 60, 70, 80 नंबर आ जाते हैं। हमें लगता है कि हमें नॉलेज है। ये चीज़ गलत है, क्योंकि हम थ्योरली नहीं पढ़ रहे, हम डेप्थ में जाके नहीं पढ़ रहे, या हमें समझ भी नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं देखूं, अभी पीडिया आप सभी के लिए इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है कि लाइक लेक्चर्स बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जा रहे हैं अभी तक। तो जो ये चीज़ है
आप इसको यूटिलाइज करो, इसको पढ़ो, इसको समझो, ये आपको ये चीज़ें ना काफ़ी आगे जाके काम आएंगी। आप एक बार आईपीसी के सारे लेक्चर्स देखना, होली 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 होली, आप देखोगे कि आपके अंदर बिल्कुल ही डिफरेंस आ जाएगा, आप बाकी लॉस की इंटरप्रिटेशन भी करने लग जाओगे, बड़ी ईजिली करने लग जाओगे। अभी तो चलो हमारा स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ही अगर आप देख रहे हो कि हम कितने डेप्थ में चले गए हैं, कितने ज़्यादा डेप्थ में चले गए हैं, तो इतना तो हम करते ही नहीं है, डेप्थ में करवाया नहीं जाता है, सीधा सेक्शन 1 करवा दिया जाता है कि हाँ जी सेक्शन 1 क्या है, बात खत्म, सेक्शन 2 क्या है, बात खत्म। बस ये 3 4 5 ऐसे सेक्शन चल पड़ते हैं, क्लब कर देते हैं सेक्शन को कि 120 को 107 के साथ पढ़ लो या 34 के साथ पढ़ लो, बस बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं करना, पहले डेप्थ में जाओ, पहले इंटरप्रिटेशन को समझो, फिर देखो कि हाँ है क्या लो। चलो, तो अगर हम देखें हमारे, एक मैंने आपको केस बताया था, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एमएच जॉर्ज का केस था। मैंने आपको गोल्ड वाला केस समझाया था एक, कि एक दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाती है कि गोल्ड आप इतना, इससे ज़्यादा नहीं लेके आ सकते इंडिया में, ठीक है। और आपको एक दिन बाद आप गोल्ड परचेज करते हो और आप इंडिया में गोल्ड लेके आ जाते हो, आप कहते हो कि मुझे तो पता नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ है। तो अगर मैं बात करूं, हमारे कुछ इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो होते हैं वो हमारे सारे के सारे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आ जाते हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें, हम देखते हैं कि क्या बैड इंटेंशन ही एक ऑफेंस होता है। अगर गुड इंटेंशन है ना, गुड इंटेंशन में भी अगर आप ऑफेंस कर रहे हो तब भी आप लायबल हो जाओगे, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, एक इंसान दिल से मरना चाहता था, कहता भाई मुझे मरना है, एक्सेप्शन 5 ऑफ सेक्शन 300 की बात कर रहा हूँ, देख लेना सेक्शन 5 क्या बता रहा है। उसमें वो बताते हैं कि मुझे मरना है, बस मुझे, मेरी मरने की हिम्मत नहीं हो रही, मुझे मार दे, मुझे जहर ला दे, मुझे धक्का मार दे छत से। मैंने कहा यार, एक इंसान को, जो इंसान की लास्ट इच्छा है, अगर मैं वो पूरी कर दूं तो मुझे तो पुण्य मिलेगा, प्लस गुड फेथ में कर रहा हूँ, वो तो वैसे भी मर जाएगा, उसने मरना है ही, मैं धक्का मारूँ ना मारूँ, उसने वैसे भी सुसाइड कर लेना है। मैं कहा चल मैं मार ही देता हूँ, फिर जाते थे कुछ तो पुण्य कमा लूँगा। मेजर था वो इंसान, मैं मेजर था, सपोज करो हूँ मेजर, मतलब ठीक है, मतलब मैं 25 साल का था, कितने साल का था, 25 ईयर्स का, तो मैंने धक्का मार दिया। तो अगर आप देखते हो कि गुड इंटेंशन में मैं डिफेंस नहीं ले सकता, मुझे पूरा का पूरा डिफेंस नहीं मिलेगा, मुझे कंसेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा, मैं लायबल हूँगा, चाहे मैं मर्डर के लिए लायबल नहीं हूँ, कल्पेबल होमिसाइड के लिए हूँ, पर मैं लायबल हूँ, लायबल मैं हो जाऊँगा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो, अब ऐसी कुछ मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हम फाइट करते रहेंगे जब तक इंसान कोई मर नहीं जाता, ये भी एक ऑफेंस है। मैंने कहा ये 6 गोलियां हैं, 6 गोलियां इसमें डलती हैं, पर इसमें 1 गोली है। फिल्मों में होता नहीं, पुरानी फिल्मों में रिवॉल्वर रखी, शूट कर बच गया, शूट कर बच गया, करते करते 4 बार किया एक दूसरे को, चारों बार बच गए, वो 2-2 बार बच गए, मतलब तो 5वीं बार एक बंदा मर गया, तो क्या इस केस में डिफेंस मिलेगा कि हाँ जी उसका कंसेंट था? नहीं मिलेगा, कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। ये नहीं बोलोगे कि सर ये गेम थी, हम खेल रहे थे, विद कंसेंट खेल रहे थे। अरे इलीगल है, लॉ ने मना कर रखा है, ये काम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब क्वेश्चन आता है कि नेग्लिजेंस और रैशनेस में कोई डिफरेंस है? याद रखना, नेग्लिजेंस और रैशनेस में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अभी नेग्लिजेंस और रैशनेस में मैं आपको बता रहा हूँ कि नेग्लिजेंस और रैशनेस जो होता है उसमें इंटेंशन और नॉलेज दोनों में नहीं होती, ये चीज़ याद रखना। हम नेग्लिजेंस में नॉलेज लेके चलते हैं, पर नेग्लिजेंस और रैशनेस में नॉलेज नहीं होती। जहाँ पर इंटेंशन और नॉलेज आ जाएगी वो आपका कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस बन जाएगा। कौन सा ऑफेंस बन जाएगा? कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस बन जाएगा। तो इसलिए दोनों में आपकी नेग्लिजेंस और रैशनेस में इंटेंशन और नॉलेज नहीं होती, इस चीज़ को आपको पेन डाउन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ मेंस रिया की आदत फर्दर। अगर मैं बात करूँ तो मेंस रिया हमारी कहीं भी एक्सप्लेन नहीं है, पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैकॉले ने इतना अच्छा काम कर रखा है कि मेंस रिया को हर एक
सेक्शन में डिफाइन कर रखा है, या जिस सेक्शन में मेंस रिया को नहीं बता रखा, तो वो सेक्शन को हम क्या मानेंगे। तो एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि अगर मैं थेफ्ट की एग्जाम्पल खोलूँ, सेक्शन खोलूँ 378, सेक्शन 378, उसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन के बारे में बता रखा है। जहाँ पर कहते हैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो, वो आपका कौन सा ऑफेंस बन जाएगा, थेफ्ट का ऑफेंस बन जाएगा। कौन सा ऑफेंस बन जाएगा, थेफ्ट का ऑफेंस बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन बता रखा है, क्रिमिनल इंटेंशन बता रखा है, उसके बाद वॉलंटरीली बता रखा है। तो अलग अलग सेक्शंस में मेंस रिया का अलग अलग बता रखा है, पर कई सेक्शंस में मेंस रिया के बारे में नहीं बता रखा। कहते जिस सेक्शन में मेंस रिया के बारे में नहीं बता रखा, जिस सेक्शन में मेंस रिया के बारे में नहीं बता रखा, तो कहते उन सेक्शंस को हम क्या करें। कहते वो सेक्शंस आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में। आप लायबल ही हो, हूएवर, कोई भी इंसान हो वो लायबल होगा ही होगा। वो इंसान क्या होगा, लायबल होगा ही होगा। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो इंसान लायबल हो जाएगा। अब फर्दर आता है, फर्दर आपको एग्जांपल देता हूं इसकी, रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1964 का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि एक हमारा लॉ है कि बुक सेलर, पुराने टाइम की बातें हैं, अब तो चलो ऑब्सीन बुक्स तो आपको वैसे नॉर्मल देखने को मिल जाती हैं, ऑब्सीन मूवीज़, ऑब्सीन पिक्स, ऑब्सीन इंस्टाग्राम में इमेजेस नॉर्मल बात है आजकल। तो पहले तो ये बड़ी बातें होती थी, ऑब्सीन बुक है उसके पास। तो उन्होंने कहा था कि ऑब्सीन बुक कोई नहीं बेच सकता। तो उसकी शॉप में एक ऑब्सीन बुक पड़ी थी। तो शॉपकीपर को नहीं पता था कि ऑब्सीन बुक पड़ी है। कहता मैं इलिटरेट हूँ, मुझे नहीं पता था। काफ़ी सारी बुक्स पड़ी थी, जब छापा पड़ा तो उसमें ऑब्सीन बुक मिली, तो उसने डिफेंस लिया कि मुझे नहीं पता था। लॉ ने डिफेंस नहीं दिया। अगर आपको क्वेश्चन होगा कि सर एक ऑब्सीन बुक रखी है, इलिटरेट है बेचारा, वो कैसे करे। तो सपोज करो मैं तो हूँ एजुकेटेड, मैं तो हूँ एडवोकेट। मैंने कहा अपनी शॉप में ना ऑब्सीन बुक रखनी है, ज़्यादा सेल होती हैं। तो मैंने क्या किया, एक इलिटरेट बंदे को बैठा दिया। मैंने कहा तू संभाल, तू बस मैंने कहा मुझे 10,000 देता रही हो। अब वो डिफेंस ले लेगा, फिर तो हर कोई डिफेंस लेता रहेगा, उसे डिफेंस नहीं मिलेगा, उसे डिफेंस नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। अगर आप सेक्शन 292 ओपन करो आईपीसी का, हाँ जी सेक्शन 292 ओपन करें। सेक्शन 292 क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2 अ बुक, पैम्फलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग drawing further dash 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 and other object shall be deemed to be obscene। कहीं भी आपको इंटेंशन नहीं देखने को मिल रही, इंटेंशन वर्ड नहीं देखने को मिल रहा, इन्होंने डायरेक्ट ही बता दिया। आगे नीचे फर्दर अगर हम देखें, हमें कैसे समझ आ रहा है, whoever sell, whoever, कोई भी, मैटर नहीं करता कौन, कोई भी। आपकी शॉप में बुक थी, बात खत्म, आप लायबल हो। मैंने बच्चे को बढ़ा दिया, मैंने कहा बच्चे को क्या पता जी, बुक है ऑब्सीन बेच रहा था बेचारा, उसे नहीं पता, वो तो छोटा बच्चा है। मैं लायबल हो जाऊंगा, मैं लायबल हो जाऊंगा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। हाँ जी, तो इसी केस में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 एक्सेप्शंस हैं। हमारे पास क्या है, 4 एक्सेप्शन है। किस चीज़ की, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेंस रिया, एक्ट्रेस रिया की। अगर हम देखें, एक मैंने मैगजीन आपको करवाई थी, एक्टर्स नॉन फेसिया ट्रीम निसी मेंस रिया। एक्टर्स नॉन फेसिया ड्रीम निसी मेंस रिया का मतलब क्या होता है, एक्ट डज नॉट मेक्स अ मैन गिल्टी अंटिल द गिल्टी माइंड। कहते हैं इंसान का अगर मेंस रिया नहीं था तो इंसान लायबल नहीं होगा। क्या ये हमारे इंडिया में अप्लाई हो रहा है? टेक्निकली
हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा। तो इसकी एक्सेप्शन है, लोग कहते हैं कि ये अप्लाई नहीं होता, अप्लाई हो रहा है। जनरल रूल की बात करूं, अप्लाई हो रहा है, पर कई केसेस में अप्लाई भी नहीं हो रहा। हमने वो एक्सेप्शन देखनी है। अगर आप देखते हो कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एक्टस नॉन फेसियल रिम निसीम सिट्रिया एक्सप्लेन या क्रिटिकल एनालाइज, हम मीनिंग लिख देते हैं, कहते हैं कि हाँ जी जनरल रूल है जी, ये अप्लाई होता है, हम कभी इसकी एक्सेप्शन नहीं देखते, और इसकी एक्सेप्शन आपको किसी बुक में मिलेगी भी नहीं। ये चीज़ याद रखना, ये बुक में नहीं मिलेगी आपको, ना मिश्रा में मिलेगी ना जीडी गौर में मिलेगी। दो ही बुक्स हम पढ़ते हैं आईपीसी की, दोनों बुक्स में नहीं मिलेगी, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो मतलब कि इसकी एक्सेप्शन क्या है? फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारे पास इसकी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। सेकंड एक्सेप्शन है हमारे पास इग्नोरेंस ऑफ लॉ। अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, चाहे आपकी इंटेंशन नहीं थी। थर्ड, पब्लिक न्यूसेंस। फोर्थ, वाइकेरियस लायबिलिटी। तो ये चार एक्सेप्शंस है हमारे पास, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, पब्लिक न्यूसेंस, वाइकेरियस लायबिलिटी। तो अगर मैं ये चार एक्सेप्शंस की बात करूं, जो ये चार एक्सेप्शंस है हमारे पास, तो ये इसमें मेंसरिया किसी में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब होता है कि मास्टर लायबल था। कौन लायबल था? मास्टर लायबल था, ऑनर की सर्वेंट की गलती की वजह से हम मास्टर को लायबल कर देते हैं। वैसे ये टॉर्ट्स का हम देखते हैं, पर आईपीसी में हम वाइकेरियस लायबिलिटी को एक जगह देखते हैं। यह भी करवाऊंगा, हम हमेशा मान लेते हैं कि वाइकेरियस लायबिलिटी सिर्फ टॉर्ट्स में काम आता है, नहीं, आईपीसी में भी काम आएगा। पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो, आपकी इंटेंशन नहीं थी पब्लिक न्यूसेंस करने की, फिर भी आप लायबल। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, मैंने आपको बता दिया। तो चार एक्सेप्शंस हैं जिसमें आप मेंसरिया ना भी होते हुए तब भी क्या हो जाओगे? लायबल हो जाओगे। ठीक है, अब देखते हैं फर्दर। अब हमने देखना है ट्रांसफर ऑफ मैलिस। ट्रांसफर ऑफ मैलिस का मतलब क्या होता है? आप अपनी इंटेंशन क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो। आप अपनी इंटेंशन क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो। तो जब आप अपनी इंटेंशन ट्रांसफर कर देते हो, एग्जांपल देता हूँ, मतलब बैड इंटेंशन कैसे ट्रांसफर हो रही है। मैंने मारना था किसको? ए को, पर बी बीच में आ गया, बी मर गया। क्या मैं लायबल हूँ मर्डर के लिए? मारना तो मैंने ए को था, मर भी गया, क्या मैं लायबल हूँगा? तो इसमें अगर देखा जाए मैं लायबल हो जाऊंगा। इसकी जजमेंट है जगपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नाइनटीन 1991 की जजमेंट है, 1991। इस जजमेंट में क्या हुआ था कि मैलिस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसमें क्या, अगर इंटेंशन ट्रांसफ़र हो जाती है, कोई और इंसान मर जाता है आपकी गोली की वजह से, या कोई और ऑफेंस हो जाता है, आपने करना था किसी और के साथ पर हो किसी और के साथ हो जाता है,
कहते क्या आप लायबल होगे? कहते आप उसी ऑफेंस के लिए लायबल हो जाओगे जो आप ऑफेंस कर रहे थे उस इंसान के साथ। चाहे वो इंसान दूसरा बन गया, अलग बात है। मैंने मारना था ए को, मुझे लगा बी ही ए है, मैंने बी को मार दिया, तो मैं मर्डर के लिए लायबल हूँगा उसी तरीके से, चाहे ट्रांसफ़र हो चुकी है वो क्या, मैलिस। ठीक है, तो ये था हमारा इंटेंशन का पूरा पार्ट, एक्टर्स रिया का पूरा पार्ट। मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं बचेगा। अगर इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ गया ना, गारंटी देता हूँ आपका आंसर गलत नहीं होगा। आप हर एक आंसर ठीक करके आओगे तो अब फर्दर हम कल को आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अलग लेवल का कुछ आप आईपीसी में जाने वाले हैं। तो प्लीज़ इन सभी लेक्चर्स को रिवाइज कर लेना, तभी आपको आगे लेक्चर समझ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ये मैं पहले बोल दूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।